हाँ जी दोस्तों, तो बेसिकली अब हम देख रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, और कंज्यूमर बिहेवियर में हमने इसका एक एस्पेक्ट पूरा खत्म किया जो कि बात कर रहा था आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। मतलब कि कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी को समझने के लिए दो एस्पेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पे। इन दो एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट था जो कि आपकी एमयू एनालिसिस की बात कर रहा था, जो कि हमने समझा, और हमने जब उसको समझा तो हमें पता लगा कि सर इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। मतलब कि घूम फिर के कहानी ये आ जाती थी कि मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि कैसे किसी की यूटिलिटी को, उन्होंने कहा कि क्वांटिटी, मतलब उसको आप कार्डिनल अप्रोच से उसको आइडेंटिफाई करो। एनालिसिस ने तो कह दिया, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली कैसे कर पाएंगे, कैसे उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू दे पाएंगे और कैसे उसके बेसिस पे एनालिसिस कर पाएंगे। फिर आया कि भाई साहब मॉनेटरी की जो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो भी हमने देखा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो कई सारी लिमिटेशंस पाए गए एमयू एनालिसिस के अंदर। तो उसका ही एक तोड़ निकाला गया है जिसका नाम है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मतलब कि यहां पे यूटिलिटी के साथ नहीं खेला जाता, यहां पे प्रेफरेंस के साथ खेला जाएगा। अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक पूरा अलग सिनेरियो है जिसको हम समझेंगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर। फिलहाल इसकी बेसिक्स चर्चा होगी, पता होना चाहिए आपको। यूनिट 2 हम कवर कर रहे हैं आपके चैप्टर 2 का, और उसके अंदर हमने बेसिक देखा, फिर उसके एमयू एनालिसिस के सारे पार्ट्स कवर किए, और अब शुरुआत करने जा रहे हैं हम अपनी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को। इंपॉर्टेंट एरिया है, काफी सारी चीजें इसमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, इंडिफरेंस मैप समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको बजट लाइन समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ इस टाइप के ऐसे टर्मिनोलॉजी, ऐसी टेक्निकल चीजें हैं इसके अंदर जो कि बहुत रेलेवेंट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट भी करता है और उसको लोग यूज भी करते हैं। बट जब हमने एमयू एनालिसिस देखा तो ये थ्योरी ऐसा था जो कि थ्योरेटिकल ज्यादा था और प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी कम थी, इसलिए इसके अंदर हमने लिमिटेशंस को बहुत ज्यादा ध्यान से देखा है। ठीक है सर, चलिए। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेसिकली क्या समझाना चाहता है, ये आपको ये कह रहा है कि सर जी हम ना यूटिलिटी से नहीं खेलेंगे, हम चेक करेंगे प्रेफरेंस को। प्रेफरेंस का मतलब क्या होगा कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है, मान लो प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, प्रोडक्ट डी है, इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट होंगे उन सभी के कॉम्बिनेशंस को बनाया जाएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस वगैरह तैयार किए जाएंगे, और वो कॉम्बिनेशंस ऐसे होंगे जो कि इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। मतलब कि अगर मैंने कॉम्बिनेशन 1 बनाया, फिर एक कॉम्बिनेशन 2 बनाया, तो कॉम्बिनेशन 1 जो है और कॉम्बिनेशन 2 जो है, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब आप चाहे कॉम्बिनेशन 1 परचेज कर लो, चाहे कॉम्बिनेशन 2 में अपना मनी इन्वेस्ट कर लो, अपने पैसे खर्च करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर इनडिफरेंट। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक इंडिफरेंस कर्व आपको एक ऐसी सिचुएशन दे रहा है जहां पे उसने आपको दो रास्ते बता दिए, आप इसको चूज करो या इसको चूज करो। दिस इज इररेलेवेंट, क्योंकि आपको जो वहां से सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो दोनों में सेम मिलेगा। अब अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हायर सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए, इस टाइप की बातें हो रही थी। यहां पे आपको कहा गया कि सर जी इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है कि एक ग्रुप है, एक कॉम्बिनेशंस है, और वो कॉम्बिनेशन जो है वो आपको हायर सेटिस्फेक्शन देगा। जब हम उसको इंडिफरेंस मैप में प्लॉट करेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि भाई साहब अगर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है, लेट्स से ये मैप है आपका, और इसके अंदर अगर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होगा तो जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व होगा वो आपको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन देगा, जो लोएस्ट होगा वो लोएस्ट सेटिस्फेक्शन देगा। इस टाइप की कुछ बातें यहां पे होंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत देखते हैं मॉड्यूल क्या कह रहा है और फिर साथ के साथ समझने की कोशिश करते हैं। In the last section, we have discussed the marginal utility analysis of demand, a very popular alternative and more realistic method. इसका अल्टरनेटिव है और ये कहीं ना कहीं रियलिस्टिक है उसके कंपैरेटिवली ज्यादा, और एक्सप्लेनिंग कंज्यूमर बिहेवियर, consumers demand in the ordinal utility approach used a different tool, namely indifference curve, to analyze consumer behavior. मतलब कंज्यूमर बिहेवियर को अपने को समझना है, उसको समझने के लिए हम कह रहे हैं कि हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को, लेकिन ये इसके अंदर कई सारी कमियां, कई सारी खामियां थी। तो इसी का अल्टरनेटिव है हमारे पास, जो कि पॉपुलर भी है और अल्टरनेटिव भी है, और ये रियलिस्टिक भी है और इसमें इतनी कमियां भी नहीं है। तो इसके थ्रू भी हम कंज्यूमर बिहेवियर की एनालिसिस कर सकते हैं। किसके थ्रू? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू। दिस अप्रोच टू कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस। ये इसका जड़ है, ये इसका पूरा का पूरा जड़ है कि यहां पे हम यूटिलिटी को लेके नहीं चल रहे हैं, यहां पे हम प्रेफरेंस को लेके चल रहे हैं। इसके बेस पे डिसाइड किया जा रहा है। मतलब क्या है कि हम कंज्यूमर को बोलेंगे कि भाई साहब ये 4 प्रोडक्ट है, ये 4 प्रोडक्ट है, इसको प्रेफरेंस दो।
मतलब कि आपको बता दिया गया कि बेटा तुम्हारे पास ये 4 ऑप्शन है, इसको प्रेफरेंस देना है कि तुम्हें अगर पहले चुनना हो तो किसे चुनोगे, दूसरा चुनना हो तो किसे चुनोगे, तीसरे में किसको चुनोगे, चौथे में किसको चुनोगे। तो ऑब्वियस सी बात है इंसान एक प्रेफरेंस देगा कि पहले नंबर पे इसको चुनेंगे, दूसरे पे हम इस पे चुनेंगे, तीसरे पे हम इसको चुनेंगे और चौथे नंबर पे इसको चुनेंगे। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं वो किस बेसिस पे देगा, ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फेक्शन की बेसिस पे देगा कि उसको ये पहले क्यों चुन रहा है, क्योंकि इसकी उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ज्यादा नीड है और ये इसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, इसलिए इसको पहला प्रेफरेंस दिया, इसको दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया। तो उनके प्रेफरेंस के बेस पे डिसाइड किया जाएगा उसकी इंपॉर्टेंस को। इट बिलीव्स दैट ह्यूमन सेटिस्फेक्शन बीइंग अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन कैन नॉट बी मेजर क्वांटिटेटिवली, मतलब इसको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम मेजर नहीं कर सकते जैसे कि हम पिछले कॉन्सेप्ट में कर रहे थे इन मॉनेटरी टर्म्स, एज वाज अटेम्प्टेड इन मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि हम उसमें करने की कोशिश कर रहे थे। इन दिस अप्रोच इट इज फेल्ट दैट इट इज मच इजियर एंड साइंटिफिकली मोर साउंड टू ऑर्डर प्रेफरेंस देन टू मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसों के टर्म्स में मेजर करने से ज्यादा आसान है और ज्यादा साइंटिफिकली साउंड है कि उसको हम प्रेफरेंस के ऑर्डर में उसको मेजर करने की कोशिश करें, उसकी मेजरमेंट करने की कोशिश करें, उसकी सेटिस्फेक्शन जानने की कोशिश करें और कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करने की कोशिश किया जाए। नाउ द कंज्यूमर प्रेफरेंस अप्रोच इज देयरफॉर एन ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंसेस। मुद्दा क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है ये बेस्ड है कि आपको प्रेफरेंस का ऑर्डर निकालना है, मतलब कई सारे लोगों को प्रेफरेंस देना और इसके ऑर्डर में आपको डिसाइड करना है कि अच्छा पहली प्रायोरिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी या फिर इसकी, जैसा भी होगा। कंपेयर टू मार्शल्स अप्रोच ऑफ कार्डिनलिटी, यहाँ पे कार्डिनलिटी था मतलब उसको मेजर करने के लिए हम बोलते थे कि भाई क्वांटिफाई करो, इसको न्यूमेरिक सेंस में लेके आओ और फिर उसके बेसिस पे इसकी मेजरमेंट की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी थ्योरी हो, कोई भी अप्रोच है तो वो बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस काम करता है, वैसे ही कुछ अजम्पशंस यहां भी दी गई हैं। ऑल्दो ये अजम्पशन जो है वो ज्यादा रियलिस्टिक है, हमने लास्ट वाले में जब अजम्पशंस देखी थी तो हमें पता लगा था कि वो रियलिस्टिक नहीं थी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां जो अजम्पशंस आपको 4 दी गई हैं ये कंपैरेटिवली ज्यादा रियलिस्टिक हैं और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। A consumer is rational and possesses full information about the all relevant aspect of economic environment in which he lives। मतलब कि जो कंज्यूमर है वो जिस माहौल में जी रहा है, जिस माहौल में अपनी जिंदगी काट रहा है, उसको पता है, उसको सारी जानकारी है, सारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी उसके पास है। मतलब कि जिसको, मतलब ऑब्वियसली बात है ना, हम बोलेंगे बेटा चलो प्रेफरेंस में लगाओ, अब उसको पता ही नहीं किसको प्रेफरेंस में लगाना है, वो तो बोलेगा जिस मर्जी को जिस मर्जी के सीक्वेंस में रख लो, उसको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कोई समझ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये अप्रोच अप्लाई नहीं हो पाएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो भी कंज्यूमर होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए और उसके पास सारी जानकारी होनी चाहिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, ताकि वो सोच समझ के इनको प्रेफरेंस दे पाए कि भाई साहब इसको 1 देना है कि इसको 2 देना है कि किसको क्या देना है, उसकी उसको समझ होनी चाहिए, उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। द डिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम दैट यूटिलिटी इज ओनली ऑर्डिनरी एक्सप्रेसिबल, द कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग, कैपेबल जो कंज्यूमर है उसकी कैपेबिलिटी है कि वो रैंकिंग कर सकता है और कंसीवेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू सेटिस्फेक्शन दे यील्ड, मतलब जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है उस अकॉर्डिंग वो रैंकिंग कर सकता है जितने भी हमने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं गुड्स के। Thus, if he is given various combinations as A, B, C, D, E, he can rank them first preference, second preference and so on। मतलब अगर उसको कई सारे दिए जाए कॉम्बिनेशंस बना के कि कॉम्बिनेशन नंबर A है, B है, C है, D है, E है, तो वो कम से कम इतना कैपेबल तो है कि वो इसकी रैंकिंग दे सकता है कि किसको 1 में रखना है, किसको 2 में रखना है, किसको 3 में रखना है। However, if a consumer happens to prefer A to B, he cannot tell quantitatively how much he prefer A to B। अब ये इसकी अच्छाई है। क्या अच्छाई है सर? कि उसको सिर्फ ये बताना है कि भाई साहब वो A को प्रेफरेंस देना चाहता है B के मुकाबले, मतलब कि B से पहले उसको A की कॉम्बिनेशन ज्यादा पसंद आ रही है। पर हम इससे सिर्फ यही पूछेंगे कि अच्छा तुम्हें A पसंद आ रहा है या B पसंद आ रहा है, ये नहीं पूछेंगे कि कितना A पसंद आ रहा है या कितना B पसंद आ रहा है। मतलब कि क्वांटिटी के अंदर हम उसके अंदर घुसेंगे नहीं, हम सिर्फ इतना जान लेंगे कि अच्छा जी वो प्रेफरेंस किसको देना चाह रहा है, उस प्रेफरेंस में कितना गैप है वो हमारे लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं है यहाँ पे। अगला एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर्स चॉइसेस आर एज्यूम्ड टू बी ट्रांजिटिव। अब इसका मतलब क्या है सर कि भाई साहब जो भी आप चॉइसेस दोगे ना उसको एक मल्टीपल एनालिसिस वे में भी यूज किया जाएगा, मतलब उसके अंदर एक कंसिस्टेंट पैटर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खेल जाओ। जैसे कि इफ अ कंज्यूमर प्रिफर कॉम्बिनेशन A टू B, किसी ने कहा कि भाई साहब A जो है उसको मैं प्रिफर करता हूं एज कंपेयर टू B, और B टू C, मतलब
कि बी को प्रिफर करता हूं एज कंपेयर टू सी। मतलब अगर मैं उसको बोल रहा हूं भाई साहब बी और सी में चुनो, तो वो कहता है कि बी को चुनूंगा, और मैं कहता हूं ए और बी में चुनूं, तो वो कहता है ए को चुनूंगा। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या आ रहा है कि अगर मैं उससे बोलूं कि भाई साहब ए और सी में चुनूं, तो वो किसको सेलेक्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है वो ए को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि ए को प्रायोरिटी दे रहा है बी से और बी को प्रायोरिटी दे रहा है सी से। मतलब सी तो कतई नल्ला है, मतलब सी कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल ही नालायक कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल ही बेकार कॉम्बिनेशन है। तो जब हम ए और सी की बात करेंगे तो कहीं वो ये ना कह दे कि नहीं नहीं मैं सी को चुनूंगा, फिर ये गलत हो जाएगा, एब्सर्ड हो जाएगा, ये एक कंक्लूजन नहीं दे पाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि अगर किसी ने कहा ए और बी में ए चुन रहा है, बी और सी में बी चुन रहा है, तो हम इसका एक आउटकम निकालेंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि वो ए और सी में अगर पूछेंगे तो वो ए ही चुनेगा। Then he must prefer combination A to C. In other words, he is consistent consumption pattern. He has a consistent consumption pattern. मतलब उसका जो पैटर्न है ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। If combination A has more commodities than combination B, तो ऑब्वियस सी बात है फिर A किसको प्रेफर देगा? मतलब जो बंदा है वो किसको प्रेफर देगा? वो ए वाले कॉम्बिनेशन को प्रेफर देगा एज कंपेयर टू बी। ऑब्वियस सी बात है, एक कॉम्बिनेशन बनाया, मैंने कहा भाई साहब 1000 रुपए खर्च करोगे, तो उसके लिए तुम्हारे पास एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर तुम्हें 10 कॉमोडिटी मिलेगी, और एक कॉम्बिनेशन ऐसा जिसके अंदर तुम्हें 4 कॉमोडिटी मिलेगी। तो अगर इस तरीके से अगर उसको बताया जाएगा तो मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम अजम्पशन है इस अप्रोच का कि वो ए को चुनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कॉमोडिटीज हैं जो कि उसको ज्यादा तरीके से सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगी। ठीक है सर, तो 4 आपको चीजें पता लगी हैं, 4 एजम्पशन पता लगी हैं। एजम्पशन नंबर 1 कि भाई साहब उसके पास पूरी जानकारी है और बिल्कुल रैशनल जजमेंट देता है। नंबर 2 कि वो रैंकिंग करने के लिए कैपेबल है, अगर उसको हम ऑप्शंस देते हैं, कॉम्बिनेशंस देते हैं, तो उसकी वो रैंकिंग आराम से कर सकता है। नंबर 3 कि जो वो कंज्यूमर अपनी चॉइसेस बता रहा है उसको हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो ट्रांजिटिव है, मतलब उसके अंदर कंसिस्टेंसी है। एंड नंबर 4 कि अगर किसी एक कॉम्बिनेशन में ज्यादा कॉमोडिटीज होंगी तो इंसान उसी को प्रेफर करेगा। चलिए सर, तो ये तो हो गई इसकी एजम्पशन। अब मुद्दे पे आते हैं कि भाई साहब इंडिफरेंस कर्व क्या है और इंडिफरेंस कर्व को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आपको पता है जैसे कि आपने मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच देखा तो वहां पे जो महाशय थे उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। ऐसे ही यहां पे जो महान व्यक्ति है उनका नाम है हिक्स एंड एलन। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है आपका ये। अब समझते हैं कि व्हाट आर इंडिफरेंस कर्व्स। द ऑर्डिनल एनालिसिस ऑफ डिमांड Here we will discuss the only one by Hicks and Allen based on the indifference curve. क्या कह रहा है? Indifference curve is the curve which represent all those combination of two goods. कह रहा है दो गुड्स के सारे कॉम्बिनेशंस यहां पे अवेलेबल है which give same satisfaction to the consumer. मतलब कि कंज्यूमर को ये पता है कि वो ऑप्शन ए सेलेक्ट करे या ऑप्शन बी सेलेक्ट करे या ऑप्शन सी, मतलब 3 कॉम्बिनेशन है, ए सेलेक्ट करे, बी को सेलेक्ट करे, सी को सेलेक्ट करे, तीनों में उसको सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम मिलेगी। Since all the combinations on an indifference curve given equal satisfaction to the consumer is indifferent among them. अब कंज्यूमर जो है वो indifferent है कि वो इसको भी चूज कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। In other words, since all the combination provides the same level of satisfaction, the consumer prefer them equally and does not mind which combination he get. तो उसके इसमें उसको जो चूज करना है वो किसी को भी कर ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई सा भी कॉम्बिनेशन उसको मिल जाए उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ इनडिफरेंस। ठीक है ना, नाम से पता लग रहा है इनडिफरेंस मतलब कि आपको कोई डिफरेंस यहां पे नहीं समझ में आएगा, जितने भी कॉम्बिनेशन है उनमें कोई भी फर्क नहीं है, किसी भी प्रकार से उसके बीच में भेदभाव नहीं किया गया है। If a consumer equally prefers 2 product bundles, then the consumer is indifferent between 2 bundles. अगर वो इक्वली प्रेफर करता है कि भाई साहब दोनों में से जो सा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो कंज्यूमर को भी वहां पे एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडिफरेंस कर्व का और क्या नाम है सर? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं इसको और इक्वल यूटिलिटी कर्व भी कहा जाता है इसको। तो ये इंडिफरेंस कर्व का सिनोनिम है, दूसरा नाम है, आपको याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब जरा इस चीज को समझो कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर खेला कैसे जा रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गया कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है। ये चीज समझ में आ गया कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो किस एनालिसिस में काम करता है। इंडिफरेंस कर्व कहता है कि भाई साहब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम आपको कॉम्बिनेशंस बना के देंगे, कॉम्बिनेशंस में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, या किसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, किसको रैंकिंग देना चाहते हो। ऑल्दो सेटिस्फेक्शन जो आएगा वो सबके अंदर से कैसा आएगा? सेम टू सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन ही ऐसा बनाया, हमने कॉम्बिनेशन ही ऐसा बनाया जिसके अंदर आपको सेटिस्फेक्शन तो इक्वली मिलेगा, बस आपको चूज करना है। चूज कैसे करना है? जैसे कि मान लो कि मैं 2 प्रोडक्ट रखता हूं, ठीक है, अब एक में मैं कह रहा हूं कि भाई साहब इसकी 10 यूनिट मिलेगा, इसका 5 यूनिट मिलेगा, और एक कॉम्बिनेशन में बना रहा हूं इन्हीं दोनों प्रोडक्ट का जिसमें मैं कह रहा हूं इसके 5 मिलेंगे, इसको 10 मिलेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों में से आप कोई सा भी खरीदो, दोनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज करो, आपको सेटिस्फेक्शन इक्वली मिलेगा। बस आपको यह देखना है कि इस कॉम्बिनेशन में ए ज्यादा है
इसमें ए कम है, इसमें बी कम है, इसमें बी ज्यादा है, तो आप किसके साथ जाना चाहते हो? ऑल्दो कॉम्बिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, यही इंडिफरेंस कर्व की खासियत है, क्योंकि इस दोनों कॉम्बिनेशन में जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसा है? इक्वल है। और इसको अच्छे से एग्जांपल में समझते हैं जो आपके मॉड्यूल के अंदर गिवन है। देखिए, कैन टू अंडरस्टैंड इंडिफरेंस कर्व लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर हु हैज 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट्स ऑफ क्लॉथिंग। कह रहा है कि एक कंज्यूमर है जिसके पास 1 यूनिट है फूड का और 12 यूनिट्स हैं क्लोथिंग के। ठीक है सर। नाउ वी आस्क द कंज्यूमर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग ही इज प्रिपेयर्ड टू गिव अप टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड। मतलब क्या है कि भाई साहब कोई अगर खरीद पाया है 1 यूनिट फूड का और 12 यूनिट किसका? क्लॉथ का, तो इसके लिए उसके पास कोई इनकम जो होगा, जो उसने खर्च किया होगा, कुछ इसके अंदर उसने अमाउंट स्पेंड किया होगा, तब जाके वो इसको अचीव कर पाया है। ठीक है ना। इससे ज्यादा इसके पास पैसे नहीं है। अगर ऑब्वियस ही बात है, इसके पास अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो वो फूड भी ज्यादा खरीद सकता है, क्लॉथ भी ज्यादा खरीद सकता है, बात ही खत्म हो गई, फिर तो ये कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं हो रही है। यहां ये कहा जा रहा है कि जो भी उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके पास ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब हम उससे कह रहे हैं कि अगर हम तुम्हें कहते हैं कि भाई साहब तुम फूड की 1 यूनिट और बढ़ा लो, मतलब फूड की 2 यूनिट करना है, तो उसके लिए तुम इसको कितना सेक्रीफाइस करना चाहोगे? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये ऐसा नहीं कर सकते कि फूड 2 कर लेंगे और ये कहेंगे कि 12 के 12 रहेगा ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको इसमें से कुछ छोड़ना पड़ेगा तभी वो इसमें से कुछ इंक्रीज कर पाएगा। तो हम कह रहे हैं कि हमने कंज्यूमर से पूछा कि बताओ तुम कितने क्लोथ्स हैं जो गिव अप करना चाहोगे अगर आपको 1 एडिशनल यूनिट फूड का मिलता है तो। सो दैट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डज नॉट चेंज, और उससे आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो चेंज नहीं होगा। मतलब कि जितनी सेटिस्फेक्शन आपको यहां मिल रही थी इस कॉम्बिनेशन के अंदर, उतनी ही आपको यहां पे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इस तरीके से हमने उससे जानने की कोशिश की। अब सपोज करो कंज्यूमर ने कहा कि वो रेडी है गिव अप करने के लिए 6 यूनिट्स, मतलब कि 12 क्लॉथ में से वो कह रहा है कि 6 मैं छोड़ दूंगा, मतलब मैं 6 से काम चला सकता हूं, बचे हुए 6 से मेरा काम चल जाएगा अगर मेरे को एक एडिशनल यूनिट ऑफ फूड मिल जाता है तो ये क्या बन गया? ये बन गया कॉम्बिनेशन नंबर 2। कॉम्बिनेशन नंबर 1 फूड 12 क्लॉथ सेम सेटिस्फेक्शन। कॉम्बिनेशन नंबर 2 फूड 6 क्लॉथ इक्वल टू अगेन सेम सेटिस्फेक्शन। ठीक है सर। We will have then 2 कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन आ गए फूड और क्लॉथिंग के, गिविंग इक्वल सेटिस्फेक्शन। दोनों में खासियत ये है कि दोनों सेटिस्फेक्शन इक्वल दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉम्बिनेशन एक ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास 1 यूनिट फूड का है, 12 यूनिट क्लॉथिंग का है। कॉम्बिनेशन बी ऐसा है जहां पे 2 यूनिट है फूड का और 6 यूनिट बचे हमारे पास क्लॉथिंग के। सिमिलरली बाय आस्किंग द कंज्यूमर फर्दर हाउ मच क्लॉथिंग ही विल प्रिपेयर टू फॉरगो फॉर सक्सेसिव इंक्रीमेंट इन हिज स्टॉक ऑफ फूड। अगर हम और पूछें कि बताओ तुम और कितना क्लॉथिंग छोड़ोगे अगर तुम्हें 1 फूड की यूनिट और बढ़ा दी जाए, और कितना छोड़ोगे 1 बढ़ा दी जाए, तो वो हमें जानते हुए अलग अलग कॉम्बिनेशंस का पता लगेगा। ओके, सो दैट हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिमेन अनअल्टर्ड वी गेट वेरियस कॉम्बिनेशन एज गिवन बिलो। अगर हम इसी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को और बढ़ाते रहे तो हमें और बहुत से कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जिसको कि आपको नीचे प्लॉट करके बताया गया है। देखिए सर क्या कॉम्बिनेशन है, इंडिफरेंस शेड्यूल कहते हैं बेसिकली इसको, जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ए था जहां पे उसके पास 1 यूनिट फूड का था, 12 क्लोथ का था। अब हमने कहा था कि भाई साहब कितना तुम फोरगो करोगे अगर तुम्हें 1 यूनिट और फूड मिले, तो उसने कहा था कि 6 फोरगो कर दूंगा मैं, 6 छोड़ने को तैयार हूं, मतलब 6 क्लोथिंग पे 2 फूड होगा तब भी वो इक्वल सेटिस्फेक्शन की स्टेज में है। दिस इज कॉम्बिनेशन नंबर 2। नेक्स्ट आता है, अब उससे कह रहे हैं कि भाई साहब और बताओ कितने क्लोथ छोड़ोगे, तो उसने कहा कि मैं 2 छोड़ने को तैयार हूं, -2 के लिए तैयार हूं। यहां उसने कहा था मैं -6 के लिए तैयार हूं, मैं 2 क्लोथिंग और छोड़ दूंगा अगर मेरे को 1 एडिशनल यूनिट और फूड मिलता है तो। यहां पे भी उसको 1 एडिशनल मिला था, तो 3 हो गए, और यहां पे इसके पास क्लोथ हो गए 4। अब मैं फिर इससे कह रहा हूं कि बताओ अब कितना छोड़ने को तैयार हो। इसने कह रहा कि भाई साहब अब तो सिर्फ 1 ही छोड़ने को तैयार हो, अगर 1 एडिशनल फूड मिलेगा तो उसने 1 छोड़ा। अब इसमें एक चीज आप ध्यान दो कि वो जो इसकी छोड़ने का रेट है, मतलब जो ये फॉरगो करने का रेट है, ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। क्यों डिक्लाइन हो रहा है? क्योंकि भाई साहब पहले उसे फूड की जरूरत ज्यादा थी और क्लोथिंग उसके बाद एक्स्ट्रा था। उसने कहा चलो थोड़ी क्लोथिंग कम भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, फूड चाहिए अपने को तो। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आया जब उसके पास फूड सफिशिएंट हो गया, 3 हो गया, वो कह रहा है यार फूड बहुत है, मतलब कि इसकी यूटिलिटी अब उसकी कम हो रही है। मतलब जो फूड उसका कम था, जैसे आपने कॉन्सेप्ट एक पढ़ा है कि जब इसके पास कोई भी चीज कम होगी तो उसको ज्यादा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वो ज्यादा खर्च करने को तैयार है। जैसे पहले 1 यूनिट के लिए उसने 6 क्लोथिंग खर्च कर दिया, अगले के लिए वो 2 ही कर रहा है, अगले के लिए वो 1 ही कर रहा है, हो सकता है आगे वो करे ही ना। ठीक है ना। तो इसलिए फोरगो करने का रेट जो है वो हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसको स्टॉक एक्यूमुलेट होता जाता है, वो कहता है कि क्लोथिंग भी बचा के रखनी है। ऐसा भी नहीं कि ये 0 हो जाए और ये फूड ही फूड बचे ना, चाहिए तो दोनों, क्योंकि कॉम्बिनेशन चाहिए अपने को ना। कॉम्बिनेशन में का मतलब ही यही है कि आपको दोनों आइटम्स की यहां पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है।
अब इसमें जितना भी हम फॉरगो करते हैं, जितना भी हम यहाँ पे फॉरगो करते हैं, मतलब जितना भी इसके अंदर रिडक्शन आ रहा है, ये एक अलग नाम बनता है जो कि अब आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको अपन समझेंगे आगे चल के। फिलहाल इसका जिक्र होगा इसी टेबल का वहां पे भी, बट फिलहाल आप इसको नजरअंदाज कर सकते हो। ऑल्दो कुछ नहीं है, जितना आप फॉरगो करते जा रहे हो, मतलब जितना आप त्यागने को तैयार हो फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ फूड, दैट इज योर MRS, नथिंग एल्स। चलिए, नाउ इफ वी प्लॉट द अबव शेड्यूल वी विल गेट द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये शेड्यूल आपको समझ में आ गया, दिस इज व्हाट इंडिफरेंस शेड्यूल। अब अगर इसको हम प्लॉटिंग कर दें तो हमें एक कर्व निकल के आएगा, और वो कर्व क्या कहलाएगा? आपका इंडिफरेंस कर्व। समझते हैं सर इसको भी? कह रहा है इन फिगर 13, जो नेक्स्ट फिगर बनाई गई, indifference curve which is IC, by plotting the various combination given in the indifference schedule, the quantity of food is measured on x axis, फूड जो है हमने वो x पे रख दिया, एंड क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग को रख दिया हमने y के ऊपर। एज इन इंडिफरेंस शेड्यूल द कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन इंडिफरेंस कर्व विल गिव द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कह रहा है कि इसके अंदर जितने कॉम्बिनेशन बने, जैसे एक कॉम्बिनेशन ये बना जहां उसके पास फूड 1 था, क्लोथिंग 12 थे। एक कॉम्बिनेशन ये बना जहां पे उसके पास फूड 2 हुआ लेकिन क्लोथिंग 6 हो गए। एक कॉम्बिनेशन ये बना, एक कॉम्बिनेशन ये बना। तो ये जो आपका एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये जो कर्व क्रिएट हुआ, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, ऑल्दो इसके ऊपर हमें आगे बहुत डीप एनालिसिस करनी है, कि ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फूड 0 पे आ जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्लोथिंग 0 पे आ जाएगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब दोनों की कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे दोनों की कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट है। इंडिफरेंस कर्व का बेस ही यही है। इसके बारे में और डीप आपको समझने मिलेगा, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो सब आपको आगे दिखेगा। बट फिलहाल ये समझो कि भाई साहब ये कर्व जो है, ये कभी भी जाके ये y से या फिर ये x एक्सिस से जाके मिलेगा नहीं, उससे ये चिपकेगा नहीं कभी भी, ये हमेशा इसी प्रकार से मूव करेगा। ठीक है, इसके रीजन समझेंगे हम आगे चल के, बट आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि ये इसी हिसाब से मूव करता है। दिस इज व्हाट इंडिफरेंस कर्व। अब एक बार आपको मैं ओवरव्यू दे दूं, बेसिकली आपने क्या देखा, क्या समझा। आपने ये देखा कि भाई साहब जो भी हमारा कंज्यूमर है उसको हमें कॉम्बिनेशंस देने हैं, मतलब उसके पास कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं और उस कॉम्बिनेशंस में से उसको चूज करना है। मतलब एक इंडिफरेंस कर्व होगा, इसके अंदर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनते हैं और उस मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में से जो हमारा कंज्यूमर है वो चूज करता है कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ रहना चाहता है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं बना सकता, वो भी आप समझोगे, क्योंकि एक बजट का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई साहब कंज्यूमर के पास जो रिसोर्सेज है, मतलब जो मनी है वो लिमिटेड है। तो इसलिए वो ऐसा भी नहीं है कि वो कहेगा ना 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 मेरे को तो फूड भी ज्यादा चाहिए, क्लोथिंग भी ज्यादा चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग बिकॉज द बजट इज लिमिटेड, मनी इज लिमिटेड और दी कॉल्ड रिसोर्सेज इज लिमिटेड। तो इसलिए हमें देखना है कि एक कर्व के ऊपर कितने कॉम्बिनेशंस प्लॉट हो सकते हैं और उस कॉम्बिनेशंस में से कंज्यूमर के पास फ्रीडम है कि वो किसी भी एक को चूज कर सकता है। बस खासियत यही है कि किसी को भी चूज करेगा उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो सभी में सेम मिलेगी। तो इसलिए उसको सेटिस्फेक्शन पे ध्यान नहीं देना, उसको बस ये ध्यान देना है कि उसको किसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्लोथिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो फूड कम से भी काम चला लेगा, फूड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो क्लोथिंग कम से भी काम चला लेगा। तो दिस इज द ओनली क्वेश्चनिंग क्राइटेरिया विच बेस्ड ऑन कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, जिसको कि डिसाइड करना है कि उसको किसके साथ चलना है। ठीक है, तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मेरे को ऐसा लग रहा है, क्यों पता नहीं, कि बहुत अच्छे से ये क्लियर नहीं हुआ होगा। रीजन बीइंग क्योंकि ये इसके मल्टीपल जितने भी आगे कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपस में कोरिलेटेड हैं। तो इसलिए यहीं पे हार नहीं माननी है। अगले पार्ट के अंदर जिसमें हम बात करेंगे और कॉन्सेप्ट्स की भी, जैसे इंडिफरेंस मैप आएगा उससे और क्लैरिटी आएगी, बजट लाइन आएगा उससे और क्लैरिटी आएगी, डिटरमिनेंट्स कुछ आएंगे उससे और क्लैरिटी आएगी। कहने का मतलब है कि जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक क्लैरिटी आपकी एड ऑन होती रहेगी। तो इसलिए यहीं पे हार नहीं मानना। होप कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी, नहीं भी आई हैं तो भी कंटिन्यू करो, आगे और समझने की कोशिश करो। एट द एंड गारंटी है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।